नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले 5 वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता के 50 प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पार्ट 6 लेके आए हैं, यानी आज हम 51 से 60 नंबर प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही पेपर 1 के अन्य वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले, इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करें। समष्टि के छोटे समूह को ही समष्टि का न्यायदर्श अथवा प्रतिदर्श कहते हैं। तो कोई भी हम रिसर्च करते हैं उसके लिए एक छोटे से समूह पे, छोटे लेकिन निश्चित समूह पे, जिससे कि उसका हम सामान्यीकरण कर सके, ऐसे समूह पे हम रिसर्च का पहले प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना वायरस के टीके की खोज चल रही है। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि 100, 50, 200 आदमी को रिसर्च में शामिल किया जा रहा है और उन पे टीके के असर का अध्ययन किया जा रहा है। ये 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल का प्रोसेस है। तो इसी तरह उस जो 50-100 आदमी अगर उस टीके से बार बार ठीक होंगे तो क्या किया जाएगा, उसको पूरे विश्व के लिए, विश्व की जनसंख्या कितनी है, करीब 6-7 अरब, तो उस पूरे जनसंख्या के लिए वो 100-200 आदमी का प्रयोग को हम मान लेंगे। तो यही जो हम प्रयोग करते हैं, शोध जो करते हैं, तो ये जो छोटा समूह जो लेता है इसी को न्यायदर्श कहते हैं या प्रतिदर्श कहते हैं, यानी सैंपल। क्लियर? पहला विकल्प सही है। दूसरा है सैंपल का चयन यानी न्यायदर्शों का चयन वैज्ञानिक विधि से होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो न्यायदर्श का हम चयन करते हैं साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। ऐसे हम किसी को भी चयन कर लेंगे, किसी समूह को, तो ऐसे में गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, ये सही रिसर्च का रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरा है ब्रह्मांड में उपस्थित वे समस्त भौतिक तत्व जिनके हम अस्तित्व का अनुभव कर सके समष्टि हैं। अब पहला विकल्प जो आपने देखा होगा कि समष्टि के छोटे समूह को समष्टि का न्यायदर्श कहते हैं, तो आपके मन में सवाल आएगा कि न्यायदर्श तो सर समझाते हैं पर समष्टि नहीं बताए। तो ये देख लीजिए कि समष्टि का ये परिभाषा है कि ब्रह्मांड में जो प्रेजेंट समस्त भौतिक तत्व है जिनका हम अनुभव कर सके एग्जिस्टेंस का, ये सारे क्या है, समष्टि है। इंसान समष्टि है, ब्रह्मांड में उपलब्ध है। जानवर समष्टि है, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, सांप, पक्षी, सब क्या है, समष्टि है। समष्टि में उपस्थित हर विशेष प्रकार के तत्व की समस्त संख्या को उस तत्व की जीव संख्या कहेंगे। अब मान लीजिए कि समष्टि में इंसान उपलब्ध है और बिल्ली भी उपलब्ध है, पक्षी भी उपलब्ध है। तो मान लीजिए पक्षी पर हम बर्ड फ्लू के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो टोटल जो पक्षियों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, जीव संख्या। टोटल इंसानों की संख्या हो जाएगी जीव संख्या। यही अगर सबको मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा समष्टि। क्लियर? तो पहला, ये जो हमारा पहला प्रश्न था आज का 51 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प डी सही जवाब है, यानी कि सारे के सारे विकल्प सही। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीव संख्या के कितने प्रकार हैं, ये हमारा सवाल है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में जो सारे जीवों की संख्या वो समष्टि कहलाती है। अब जीव संख्या, बिल्ली की संख्या जीव संख्या हो गई। तो इसी तरह जीव संख्या के कितने प्रकार पूछ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो जीव संख्या के 2 प्रकार होते हैं, परिमित जीव संख्या और अपरिमित। हिंदी अजीब लग रहा होगा, अब हम हिंदी माध्यम वालों के लिए कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश भी बता देते हैं। परिमित जीव संख्या फाइनाइट पॉपुलेशन और अपरिमित का इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट मतलब जिनके सदस्यों की गिनती की जा सके और इनफाइनाइट मतलब जिनके सदस्यों की गिनती न किया जा सके। मान लीजिए हम किसी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की, विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों में क्या कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता है, इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। तो सभी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या क्या है,
टोटल जो है सो ये फाइनाइट है। जीव संख्या मतलब कि जितने शिक्षक है उसको हम गिन सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय पर अगर रिसर्च करें या बिहार के विश्वविद्यालय पर या यूपी के या एमपी के या दिल्ली के विश्वविद्यालय में सभी शिक्षकों में कोरोना वायरस के प्रति कितनी जागरूकता है तो हम उसको गिन सकते हैं। वो हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन है। तो ये क्या हो जाएगी जीव संख्या? फाइनाइट पॉपुलेशन, परिमित जीव संख्या में आएगी। वही मान लीजिए कि हम सर्च कर रहे हैं, इस बारे में अनुसंधान कर रहे हैं कि बर्ड फ्लू कितने जीवों में फैला है, तो यहाँ जो जीव संख्या हम सैंपल ले लेंगे कुछ जीव का, लेकिन टोटल जीव संख्या हमको कभी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे विश्व में कितने जीवों की संख्या या पूरे भारत में कितने जीव पक्षियों की संख्या है टोटल, ये बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है और एक तरह से असंभव है। तो ये आ जाएगी अपरिमित जीव संख्या यानी इनफाइनाइट पॉपुलेशन में। तो हमारा जो जीव संख्या के बारे में जो हम रिसर्च करते हैं, तो ये जो जीव संख्या दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित जीव संख्या और अपरिमित जीव संख्या। अब इसको आप अच्छे से समझ गए। ये सब रिसर्च के बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। जब इकाइयों के समूह को विभिन्न दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्नता रखते हुए जीव संख्या में समाये रहते हैं, उसे विषम जनसंख्या कहते हैं। और जब इकाइयों के समूह की विशेषताओं के दृष्टिकोण समान नहीं रहते तब सम जनसंख्या कहते हैं। देखिए, जब हम समष्टि में कुछ जीव, किसी जीव संख्या उस पर रिसर्च जो हम करते रहते हैं, तो उसमें हम छोटे छोटे उसको टुकड़ों में बांट के रिसर्च करते हैं, मतलब कि छोटे समूह पे करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? समष्टि। सबसे बड़ा हो गया हमारा समष्टि। उससे नीचे क्या हो गया? जीव संख्या। और उससे भी नीचे जो उसके छोटे छोटे ग्रुप पे जो रिसर्च करते हैं, सैंपल। और सैंपल, ये सैंपल हो गया। और ये हमारा प्रश्न कह रहा है पहला विकल्प कि जब इकाइयों के समूह को विभिन्न दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्नता रखते हुए, और सैंपल में भी हम छोटे छोटे यूनिट पे रिसर्च करते हैं, वही इकाइयाँ होती है, यूनिट सबसे नीचे। तो कह रहा है कि जब हम विभिन्न यूनिट्स के ग्रुप्स में कभी कभी रहता है कि हम जब रिसर्च जब हम करते हैं तो विभिन्न जब सैंपल का चयन करते हैं तो उनमें कुछ कुछ भिन्नताएं रहती है, डिफरेंस रहता है। तो ऐसी जीव संख्या को हम होमोजेनियस पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर? इसको ये जो पढ़ रहा है कि पर्याप्त भिन्नता रखते हुए जीव संख्या में समाये रहते हैं, उसे विषम जनसंख्या कहते हैं। तो भिन्न इसका विकल्प की ओर हम देख, तो यहाँ विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। जब ये जो पहला विकल्प है कि हम कि दोनों सेम ही बात कह रहा है कि जब इकाइयों के समूह को विभिन्न दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्नता रखते हुए जीव संख्या में समाये रहते हैं, विभिन्न यूनिट्स जब हम लेते हैं तो वो उसे विषम जनसंख्या कहते हैं। और जब इकाइयों के समूह विशेषताओं के दृष्टिकोण से समान नहीं रहते हैं तो उसे सम जनसंख्या कहते हैं। तो दृष्टिकोण से समान नहीं रहते हैं तो सम जनसंख्या कहते हैं, समान नहीं रहते तो ये भी विषम जनसंख्या ही होगी। तो विकल्प ए सही है पर बी गलत है। क्या है इसमें? सिर्फ विकल्प ए सही है, बाकी विकल्प बी क्या है? गलत है। आपको मैं बता दूं कि सम जीव संख्या उसे कहते हैं जिसकी सभी इकाइयों के बीच उनकी विशेषताओं के दृष्टिकोण से पर्याप्त समानता होती है। यानी कि जब हम सैंपल्स के लिए यूनिट का चयन करते हैं न्यायदर्श के लिए, तो कभी कभी हम सेम टाइप के यूनिट्स का चयन करते हैं और कभी कभी नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट भी रहता है तो चयन कर लेते हैं। तो ये यही होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसमें जो फर्स्ट विकल्प है वो सही है, बाकी बी विकल्प गलत है। इन दोनों विकल्प को, सी और डी को भूल जाइए। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। समष्टि के सबसे छोटे भाग या अंग को कहते हैं। तो समष्टि का जो सबसे छोटा भाग होता है, अभी अभी मैं बता रहा था आपको कि यूनिट्स के बारे में आपको बताया था, इकाई के बारे में। तो समष्टि का सबसे छोटा भाग इकाई होता है। समष्टि अथवा जनसंख्या या जीव संख्या के सबसे छोटे भाग अथवा अंग को इकाई कहते हैं। अतः जीव संख्या इन इकाइयों अथवा व्यक्तियों का सामूहिक रूप होता है। तो ये जो होता है समष्टि के सबसे छोटे भाग या अंग को जीव संख्या कहते हैं।
एक और बात थी इससे पिछले प्रश्न में कि ये जो है कि कुछ विद्वान जनसंख्या को अन्य प्रकार से डिवाइड किया सम, ये मतलब कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और एक और हमने पढ़ा था इससे पिछले प्रश्न में कि फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन, और दूसरा क्या हो गया, यही होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सम जनसंख्या और विषम जनसंख्या। अब हमारा अगला प्रश्न है, कभी कभी लक्ष्यगत समष्टि की इकाइयाँ अनुसंधान हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती, तब हमें जो उपलब्ध होती है उन्हीं से शोध पूरा करते हैं। देखिए, कभी कभी जो आप चाहते हैं कि जो हम जिस सैंपल पर रिसर्च करना चाहिए या जिस टाइप के डाटा आप खोजते रहते हैं वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो हमें जो डाटा मिलती है उसी पे हम अपना रिसर्च को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी जो समष्टि होती है वह क्या कहलाती है? तो ऐसी जो समष्टि होती है वह अभिगम समष्टि कहलाती है, और इसी का दूसरा नाम है प्राप्य समष्टि। तो ये विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा दोनों। अभिगम समष्टि को एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहते हैं, ACCESSIBLE। तो ये जो अभिगम समष्टि होता है इसमें मतलब कि इसी प्रकार से लक्ष्यगत समष्टि और अभिगम समष्टि में अंतर किया गया है, यानी कि जो हमें तत्काल अवेलेबल हो जाए उसी समष्टि से उसी इकाई से हम जो है सो रिसर्च कर लेते हैं, तो वो हो जाता है अभिगम या प्राप्त समष्टि। और जो हमारा लक्ष्यगत रहता है, यानी जो हम चाहते हैं कि हमको इस रिसर्च में जो हम स्पेशली सैंपल चाहते हैं, यूनिट्स चाहते हैं, वो हमें वो डाटा स्पेशली जिस डाटा की हम खोज करते हैं वही मिल जाता है, तो वो लक्ष्यगत समष्टि कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, यदि किसी शोध में लक्ष्यगत समष्टि की सभी इकाइयों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना संभव हो तो क्या होगा? मान लीजिए कोई ऐसा रिसर्च है जिसमें कि हमको जो डाटा हम चाहते हैं, जो डाटा हम चाह रहे हैं वो हमको एकदम आसानी से मिल रहा है, वही चीज़ हमको मिल रहा है जो हम चाह रहे थे कि हम भाई हमारे रिसर्च के लिए ये डाटा मुझे चाहिए था और मुझे सब कुछ वो मिल गया। तो ऐसे मतलब कि लक्ष्यगत समष्टि की सभी इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वही लक्ष्यगत और वही अभिगम समष्टि होगी। बिल्कुल, जो लक्ष्यगत होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा अभिगम समष्टि होगा। यानी कि जो हम चाहते थे वो मिल गया, यानी लक्ष्यगत हो गया। और अभिगम क्या होगा कि अभी यहाँ पर अभिगम में भी वही हो जाएगा, दोनों यहाँ पर समान हो जाएगा। तो विकल्प ए और बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब है हमारा अगला प्रश्न, जीव संख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है, इन संकलित इकाइयों के समूह को कहते हैं। आसान प्रश्न है कि जीव संख्या, आपको बताया समष्टि मतलब सारा यूनिवर्स, और उसमें से किसी स्पेशल जीव की संख्या को हम जीव संख्या बोलते हैं। तो जीव संख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है, कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा हम चुनते हैं। इन संकलित इकाइयों के समूह को हम क्या कहते हैं? सैंपल बोलते हैं, न्यायादर्श बोलते हैं। इन्हीं न्यायादर्शों के सहारे क्या करते हैं? हम निष्कर्ष निकालते हैं, और फिर उस निष्कर्ष का क्या करते हैं? जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। ये सभी जीव संख्या पर समान रूप से लागू होता है। अब आप मान लीजिए कि यही कोरोना वायरस के बारे में ही रिसर्च चल रहा है, और वो जो 100-200 आदमी पर रिसर्च किया जा रहा है, अमेरिका में फेल कर गया है, ब्रिटेन में अब उसका काम चल रहा है, फिर हमारे इंडिया में भी काम चल रहा है। तो इनको हम क्या करेंगे? ये जो फिक्स ये आ जाएंगे सारे जो वॉलंटियर है उन पर प्रयोग सफल रहेगा, तो ये सैंपल हमारा सफल रहा, तो इसी को पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए लागू हो जाएगा और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे? इसका हम सामान्यीकरण कर देंगे, जनरलाइजेशन कर देंगे। तो यही होता है न्यायादर्श। और यह तभी संभव है जब ये जो हम सैंपल चुनते हैं वो साइंटिफिक मेथड से चुना जाए। और मान लीजिए कि जब न्यायादर्श का चयन साइंटिफिक मेथड से न हो तब क्या होगा? और ऐसे न्यायादर्श को क्या कहेंगे?
अगला प्रश्न हमारा यही है कि जब न्यायादर्श का चयन वैज्ञानिक विधि से न हो तो ऐसे न्यायादर्श को कहते हैं अवैज्ञानिक, नैव, अभिनन्यात्मक न्यायादर्श, प्रतिनिधि न्यायादर्श। तो जब न्यायादर्श का चयन साइंटिफिक मेथड से न हो तो इसे कहते हैं हम अभिनन्यात्मक न्यायादर्श। बिल्कुल स्पेशल हिंदी है, इसको हम बायस्ड सैंपल बोलते हैं, बायस्ड, BIASED, बायस्ड सैंपल यानी पक्षपात वाला, जो कि साइंटिफिक मेथड से नहीं हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये गड़बड़ रिसर्च होता है। तो ये होता है अभिनन्यात्मक न्यायादर्श। ये कभी ऐसी हिंदी आपको पूछे तो आप फंसिएगा नहीं। मैं उस सब कॉन्सेप्ट को आसान करने के लिए सारे चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तो प्रश्न में जो रिसर्च एप्टीट्यूड या अन्य टॉपिक से जो प्रश्न रहते हैं तो उसकी हिंदी में ही फंस जाते हैं। इतनी हार्ड हिंदी रहती है कि उनको वहाँ पर पढ़ के समझ में ही नहीं आता रहता कि अभिनन्यात्मक क्या होता है, अभिज्ञात्मक क्या होता है। तो उन सब चीज़ों को मैं स्पष्ट करते जा रहा हूँ अपने हर एक वीडियो में, इसलिए वीडियो के बीच में आप नोट्स जो है सो सारी इंपॉर्टेंट बातों को अपने नोट्स में ऐड करते जाए। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कराने वाला हूँ। तो ये जो न्यायादर्श का चयन, सैंपल का चयन साइंटिफिक मेथड से नहीं होता है तो इसको अभिनन्यात्मक न्यायादर्श कहता है, जिसको हम बायस्ड सैंपल बोलते हैं इंग्लिश में। यदि कोई, मान लीजिए इसका मैं एग्जांपल दूँ कि आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों पर अध्ययन कर रहे हैं, कहा मान लीजिए मध्य प्रदेश के, MP के हम प्राइमरी लेवल में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और सैंपल के रूप में सिर्फ शहरी विद्यालय को शामिल करते हैं। किसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं कि प्राइमरी लेवल के स्कूल में पढ़ने वाले MP के सारे छात्रों के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं और सैंपल के रूप में सिर्फ शहरी विद्यालय सिटी में जो प्राइमरी स्कूल है उसी को शामिल कर रहे हैं। तो ये जो सैंपल होगा ये क्या हो जाएगा, बायस्ड सैंपल हो जाएगा, अभिनन्यात्मक न्यायादर्श होगा। इसको MP के हम सभी प्राइमरी स्कूल पर लागू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि गाँव, हमको अगर वास्तविक सैंपल लेना है तो हमको गांव और शहर दोनों के कुछ विद्यालयों को शामिल करना पड़ेगा, प्राइमरी स्कूल को शामिल करना पड़ेगा, तब हम सही रूप से रिसर्च कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जो रिसर्च होंगे जिसमें कि हम सैंपल का चयन साइंटिफिक मेथड से नहीं करेंगे तो उसको हम बायस्ड सैंपल या अभिनन्यात्मक न्यायादर्श कहेंगे। यह जो न्यायादर्श, इस विधि से जो न्यायादर्श का चयन किया जाता है वह जीव संख्या का क्या हो, प्रतिनिधित्व नहीं करता है और वह अध्ययन जो निष्कर्ष जो निकलता है, कंक्लूजन, वो सभी के विषय में हम इसे लागू नहीं कर सकते, इसलिए ये एक फालतू रिसर्च हो गया। इसलिए जब भी रिसर्च कीजिए, सैंपल का चयन कीजिए तो साइंटिफिक मेथड से सैंपल का चयन कीजिए। अब हमारा कल का प्रश्न है कि जो हमने इसे पिछले वीडियो में आपको प्रश्न पूछा था कि अनुसंधान कार्य में परिकल्पना के क्या कार्य है, हाइपोथेसिस के क्या कार्य है, इसके बारे में आपको हमने पूछा था कि इसका आप लोग सही जवाब कमेंट में लिखें। आज से जो अंतिम हमारे जो प्रश्न होमवर्क रहते हैं उसका सही जवाब अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो जो जो सही जवाब लिखेंगे उनका नाम मैं यहाँ पे वीडियो में लूँगा, क्योंकि अगर वो सही तरीके से वीडियो को देखते हैं, समझ पाते, तभी आप उस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो ये आपके लिए जागरूक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो जागरूक रहेगा वही सही जवाब देगा। तो आज हम ये जो प्रश्न है कि अनुसंधान कार्य में परिकल्पना का क्या अर्थ है, इसके विकल्पों को देखते हैं। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, इसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। पहला है दिशा निर्देश देना। तो हाइपोथेसिस का काम होता है, इससे हाइपोथेसिस के बारे में समझिए, इससे यह ज्ञात होता है कि रिसर्च कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं करनी है और वह कैसे करनी है। अतः परिकल्पना उचित निर्माण से कार्य स्पष्ट, परिकल्पना के उचित निर्माण से कार्य की स्पष्ट दिशा निश्चित हो जाती है। यानी कि ये हमारे अगले रिसर्च के आगे के लिए दिशा निर्देश देने का काम करता है हाइपोथेसिस। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है प्रमुख तथ्यों का चुनाव करना। परिकल्पना समस्या को सीमित कर महत्वपूर्ण तथ्यों के चुनाव में सहायता करती है। किसी भी क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, पर हमें
किन पर अपना समय या और धन खर्च करना है, उसका चुनाव व सीमांकन कौन करता है? परिकल्पना ही करता है। तीसरा है पुनरावृत्ति को संभव बनाना, ये भी विकल्प सही है। पुनरावृत्ति अथवा पुनः निरीक्षण के द्वारा अनुसंधान के निष्कर्ष की सत्यता का मूल्यांकन किया जाता है। परिकल्पना के बिना यह असंभव होगा ज्ञात करना कि किस विशेष पक्ष पर कार्य किया गया तथा किसका नियंत्रण करके अवलोकन किया गया। और चौथा विकल्प है निष्कर्ष निकालने एवं नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो जब हमारी परिकल्पना सत्य हो जाती है तो हम तर्कों व तथ्यों के आधार पर क्या करते हैं? नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो जो अनुसंधान कार्य में परिकल्पना जो होती है, ये परिकल्पना के कार्य सारे हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। हाइपोथेसिस के ये सारे कार्य होते हैं। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, हाइपोथेसिस मतलब कि हम रिसर्च के बारे में जो साहित्य का अध्ययन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, अपने सीनियर से जो राय लेते हैं, उसके बाद हम किसी समस्या पर पहुंचते हैं कि हमारे लिए ये समस्या है। उसी समस्या का हम मतलब कि हम अपनी समस्या का चयन करते हैं इतने सारे साहित्य का सर्वेक्षण करने के बाद, तो वही जो हमारी परिकल्पना होती है, उसी के आधार से हमारा शोध होता है। उसी पे हम सारा डाटा कलेक्ट करने का काम करते थे, यही हाइपोथेसिस हमारा होता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है ये, और ये हम आपके लिए होमवर्क है। यदि न्यायदर्श का चयन, सैंपल का चयन समसामयिक विधि, समसामयिक मतलब रैंडम मेथड होता है, रैंडमली चयन किया जाता है, तो उससे प्राप्त न्यायादर्श होता है अभिनन्यात्मक, नव न्यायादर्श, प्रतिनिधि न्यायादर्श या कोई नहीं। तो आप प्रश्न समझ गए कि हमारा ये अंतिम प्रश्न, यदि न्यायादर्श का चयन समसामयिक विधि यानी रैंडम मेथड से किया जाता है तो उससे प्राप्त सैंपल क्या होता है? यदि सैंपल का चयन हम रैंडम मेथड से करें तो उससे प्राप्त सैंपल होगा अभिनन्यात्मक, नव न्यायादर्श, प्रतिनिधि न्यायादर्श या कोई नहीं। ये आपका होमवर्क है। अगले कमेंट में इसका जवाब ज़रूर लिखिएगा। पिछले वीडियो में जिन्होंने सही जवाब दिया था उनका नाम था राधा सिंह जी, जिन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी संभाव्यता प्रतिदर्शन और असंभाव्यता प्रतिदर्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोटा सैम्पलिंग, ये सारी जो मेथड आपको थोड़े से जो नहीं जानते उनको बड़ा अजीब लगता रहता है, उन सब का हम ऐसे अध्ययन करेंगे कि वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब तक पूरे 6 वीडियो में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आप में से बहुतों का कॉन्सेप्ट अधिकतर क्लियर हो गया होगा। बचा खुचा भी कॉन्सेप्ट हमारे अगले वीडियो में हम इसको क्लियर कर देंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसके आप ढेर सारे वीडियो लाए ताकि हमारा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने निश्चय किया है कि आपको हर एक टॉपिक पे मैं 150 प्रश्न यानी कि 15 वीडियो लाके आपको उस टॉपिक का एकदम ऐसा मतलब कि आपको ज्ञान होगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप उससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलती नहीं कर पाइएगा। मैं हर एक टॉपिक पे रिसर्च, ये मतलब कि हमारा जो पेपर 1 है यूजीसी नेट का, इसे हर एक टॉपिक पे मैं 15 वीडियो लाऊंगा, यानी कि 150 प्रश्न, और वो 150 प्रश्न में उसके सारे टॉपिक समाये होंगे, सारे टॉपिक, कुछ भी नहीं छूटेगा, एकदम आसान भाषा में। और आपको अगर सही रूप में सीखना है तो आप नियमित पूरा वीडियो देखें और नोट्स बनाएं, आपकी सफलता एकदम निश्चित है। मैं आपको पूरा पेपर 1 एकदम आसान भाषा में समाप्त कर दूंगा। आप चिंता मुक्त होकर घरों में रहकर पढ़ाई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको वीडियो को ढेरों मात्रा में शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन जोरों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के प्रति अपना प्यार दर्शाएं। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम आपको पेपर 1 की नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हम अपने प्रसिद्ध नारे के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब की बार JRF परिवार, धन्यवाद।